नमस्कार। आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज तथ्यता में हम बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे। अभी पूरे देश में एक ही चर्चा है कि बिहार चुनाव में क्या होगा। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जिसके मुख्य दो घटक हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन और भी दल हैं। चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है दूसरी ओर, महागठबंधन है। तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार का चुनाव इस मायने में थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शायद ये नीतीश कुमार की अंतिम पारी हो सकती है। वैसे कुछ भी निश्चित होकर के कहना बहुत मुश्किल होता है राजनीति में। कोई 90 साल 80 साल में भी पद पर बने रहता है। मोरारजी देसाई 82 साल में प्रधानमंत्री बने थे, तो इसलिए असंभव तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि शायद इसके बाद वो जो है बिहार की राजनीति कम से कम न करें। और वैसे भी एक उनका रिकॉर्ड हो गया है सबसे लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री बने रहने का। इसके पहले वो रिकॉर्ड जो था वो बाबू श्री कृष्ण सिंह के नाम से था और उस रिकॉर्ड को टूटने में लगभग 70 साल लगे। और ऐसी उम्मीद नहीं है कि निकट भविष्य में नीतीश कुमार का रिकॉर्ड टूट पाएगा, क्योंकि 20 साल से अगर अधिक हो जाता है तो वैसे उस रिकॉर्ड को टूटने के लिए तो 20 साल से अधिक का समय चाहिए। तो फिर निकट भविष्य में वो रिकॉर्ड टूटेगा, इसकी संभावना तो वैसे भी खत्म हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कई विरोधाभासी बातें हैं, कुछ उनके पक्ष में है, कुछ उनके विरोध में है। लेकिन एक बात जो है कि उन्होंने राजनीति के पैराडाइम को बिल्कुल बदल दिया है, क्योंकि कई बार उनका जो है सो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर निकल करके लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल जाना, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना, फिर वापस जो है लालू के पास जाना, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आना। तो स्थिति ये रही पिछले 20 सालों में कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री तो वही रहे, विपक्ष बदलता रहा। सामान्य तौर पे क्या होता है कि सरकार बदलती है, विपक्ष जो है वो ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता में आ जाती है, और जो सत्ता में जो पार्टी होती है या जो मुख्यमंत्री या नेता होते हैं वो विपक्ष में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है 2015 खास करके जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में, तो ये देखा जा रहा है कि इतनी बार जो उन्होंने इधर उधर जाने का काम किया तो मुख्यमंत्री तो वही बने रहे। और सबसे खास बात ये है, उनके व्यक्तित्व का चमत्कार ये है कि इन पर कोई दाग नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर भी उनको किसी ने सांप्रदायिक नहीं माना और राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने पर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। यानी कहा जा सकता है कि वो रेन कोट पहन कर नहाते हैं। लेकिन शायद ये बात कुछ लोगों लगे कि मैं कुछ ज्यादती कर रहा हूं, इतनी बात पक्की है कि 15 साल के लालू राबड़ी शासन में जो बिहार बिल्कुल ही अंधेरे के गर्भ में चला गया था, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, उसमें निश्चित रूप से बदनाम बिहार को बेहतर बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। और उनका पहला जो 5 से 7 साल का कार्यकाल था वो बहुत ही अच्छा कार्यकाल माना जाता था। और खास करके चमक इसलिए भी ज्यादा थी कि चूंकि पिछले 15 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ था, तो छोटे मोटे काम भी जो थे बड़े काम लगते थे। तो एक विकास पुरुष के नाम पे और एक सुशासन बाबू के नाम पे उनकी चर्चा हुई कि क्या भाई अभी बिहार में सुशासन है। जो अपहरण उद्योग चल रहा था, जो बिहार में नरसंहार का दौर चल रहा था, कत्लेआम हो रहा था, एक जाति दूसरे जाति की हत्या कर रही थी, तो उस दौर से निकल करके बिहार में सुशासन का एक दौर शुरू हुआ और इसलिए उसके लिए नीतीश कुमार को उसका श्रेय दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने दल बदलने का काम किया, निश्चित रूप से वो भी एक प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़ा करता है। ये किस तरह की राजनीति है, और राजनीति शास्त्र में शायद एक अध्याय भी बाद में जुड़ जाए कि नीतीश टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, कि भाई विपक्ष ही बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी, कम से मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, एक दल जाएगा दूसरा दल आ जाएगा और सरकार वही बनी रहेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहले हम नीतीश कुमार के बारे में कुछ और बात कर लें, फिर उसके बाद हम चुनाव पे आते हैं कि पहली बार वो 2000 में मुख्यमंत्री बने। उस समय भी उनके पास विधायक बहुत कम थे, 37 विधायक थे, और भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 30 विधायक उनसे ज्यादा थे। इसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन राज्य इकाई जो थी पार्टी की उससे खुश नहीं थे। लेकिन बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फैसला था, और उसका एक कारण ये हो सकता है कि चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार चला रहे थे, उसमें समता पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, इसलिए केंद्र में सरकार का स्थायित्व बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए शायद नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन उसका एक परिणाम ये निकला कि नीतीश कुमार बिहार में स्थायी रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्विवाद नेता बन गए और उनके नेतृत्व पर फिर कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। हालांकि 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीद बनाया गया पार्टी की ओर से, तो पार्टी को छोड़ करके चले गए। अलग बात है कि
उसके बाद फिर आए, और चूंकि वो सारी बातें आप सभी जानते हैं इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2000 में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी वो मात्र 7 दिनों तक रही। जो आवश्यक संख्या थी विधायकों की बहुमत के लिए वो पूरा नहीं कर पाए। 8 विधायक कम हो रहे थे, लेकिन ये निश्चित रूप से लालू प्रसाद की राजनीति को श्रेय जाता है कि विपक्ष में रह करके भी उन्होंने जो है विधायकों को अपने पक्ष में रखा, और 8 विधायकों की कमी के कारण नीतीश कुमार को 7 दिनों के बाद इस्तीफा दे देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि वो कहीं भी बिहार के बाहर नहीं जाएंगे, केंद्र की सरकार में नहीं जाएंगे, बिहार में रहकर काम करेंगे। लेकिन जैसा कि होता है, नेता कहते हैं लेकिन वो वैसा हो नहीं पाता है, फिर उसको केंद्र की भी राजनीति में चले आए। जैसा मैंने कहा कि वो निर्विवाद रूप से स्थायी नेता बन गए, इसलिए हमेशा उनको ज़्यादा सीटें दी गई। 2010 के चुनाव में देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड है वो 142 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो 93 सीटें जीत गई थी, और 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को सफलता मिली थी, जो अब तक का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सबसे अच्छा, जो बेहतरीन प्रदर्शन है 2010 का। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर था, क्योंकि 101 में 93 सीटें उसको मिली थी, जबकि जदयू को 142 में 115 सीटों पर सफलता मिली थी। लेकिन संख्या इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि चाहे संख्या जो भी हो, मुख्यमंत्री तो वही बनते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बड़े भाई की भूमिका, कम से कम जहां तक टिकटों का सवाल है, उसकी संख्या का सवाल है, तो वो भूमिका खत्म हो गई, क्योंकि दोनों पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। और इसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं, चिराग पासवान की पार्टी या इनकी पार्टी है हम मांझी की पार्टी, उसको भी टिकट दी गई है। उस जदयू ने साफ किया है कि उसका गठबंधन पार्टियों से नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उन दलों के साथ है, लेकिन सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। और विरोध में जो है महागठबंधन, उसमें मुख्य तो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, उसके साथ कांग्रेस है और वामपंथी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां, और एक विकासशील इंसान पार्टी भी है। गठबंधन में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन 23 अक्टूबर को कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा किया गया, और उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार साझा रूप से बनाए जाने की घोषणा की गई। इस बात को लेकर के बहुत तनाव चल रहा था, और ये निश्चित रूप से सवाल उठ रहे थे कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही है। लेकिन अशोक गहलोत आए और एक संयुक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैकड्रॉप में जो फोटो लगी हुई थी उसमें केवल तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी तक की तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने सवाल भी खड़े किए कि आखिर किस तरह की जो है सो ये एकता है। और इसमें यह भी घोषणा की गई कि मुकेश साहनी, जो कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं, वो सरकार बनने पे उप मुख्यमंत्री होंगे। यही उनकी मांग थी, उस मांग पर अड़े हुए थे। लेकिन यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि 2000 में भी मुकेश साहनी का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की संख्या बताना शुरू किया तो कहीं भी उन्होंने वीआईपी का नाम नहीं कहा, कितनी सीटें मिलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये मुकेश साहनी ने सवाल खड़ा किया कि आप हमारी पार्टी के लिए सीटों की संख्या क्यों नहीं बता रहे। उन्होंने कहा बाद में बताया जाएगा। तो उससे चढ़ करके और गुस्से में तुरंत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चले गए थे, और वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ लिया। यानी यहाँ जो राजनीति होती है उसमें कहीं कोई विचारधारा नहीं होती है। जिस पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं वो जातिवादी हो जाती है, सांप्रदायिक हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। और जब आप उस पार्टी को में मिल जाते हैं तो वो पार्टी जो है सेकुलर हो जाती है, बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी हो जाती है। तो खैर ये सब तो होता ही रहता है। राजनीति के बारे में तो बहुत पहले डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रेल्स, जो दुरात्माओं की अंतिम शरण है वो राजनीति में है। तो ये जब 200 साल पहले इंग्लैंड में इस तरह की बात कही गई, तो भारत में आज जो हो रहा है उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। तो खैर ये सब सारी बातें चुनाव जीतने के लिए लोग करते रहते हैं, वो भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, वो भ्रष्ट। लेकिन ये दुर्भाग्य है बिहार का कि पिछले 35 सालों से बिहार की राजनीति दो नेताओं के बीच झूल रही है, लालू और नीतीश। इस बार एक और तीसरा जो है तत्व आया, तीसरी पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की, और वो इसको त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इतना श्रेय निश्चित रूप से जाता है प्रशांत किशोर को कि जो जाति का दलदल है उससे राज्य को निकाल करके विमर्श को विकास की ओर उन्होंने मोड़ने की कोशिश की है। हालांकि ये बात बिल्कुल
संभव नहीं है कि बिहार अचानक जाति और जातिवाद के दलदल से बाहर आ जाएगा, लेकिन कम से कम उन्होंने विकास को विमर्श के केंद्र में लाने का प्रयास किया है। किस हद तक ये प्रभावी होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका श्रेय उनको जाएगा। लेकिन चूंकि जातिवाद का इतना असर है, इसलिए ये माना जा रहा है कि शायद वो वोट कटवा से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे और बड़े खिलाड़ी के रूप में प्रशांत किशोर उभर नहीं पाएंगे। और एक सवाल उनके ऊपर भी निश्चित रूप से लगाए जा रहे हैं, जो उठाया जा रहा है उनके खिलाफ, कि अगर वो इतने ही सिद्धांतवादी हैं और अगर हर पार्टी को भ्रष्ट मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट, जनता दल यूनाइटेड भ्रष्ट, राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्ट, सब, तो आखिर उन्होंने जब रणनीति बनाई थी उन पार्टियों को जिताने के लिए, उस समय उनकी विचारधारा कहाँ चली गई थी? उस समय उनकी आत्मा क्यों नहीं उनको धिक्कार रही थी? ये सवाल उठता है कि क्या वे केवल पैसे के लिए आप लोग के साथ छलावा कर रहे थे, पैसे लेकर के आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम कर रहे थे, श्रेय ले रहे थे, उनके कारण हुआ नहीं हुआ ये तो अलग बात है। बिहार में 2015 में वो रणनीतिकार थे नीतीश कुमार के और इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि सरकार में लगभग माना जा रहा था कि नंबर 2 वही हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को आदेश दे रहे थे, एक IAS ऑफिसर ने तो इसलिए इस्तीफा दे दिया था, जो उन्होंने लिखित तो नहीं कहा, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में ये कह रहे थे कि मैं प्रशांत किशोर से आदेश नहीं लूंगा और इसी में इस्तीफा दे रहा हूँ। एक और बात जो प्रशांत किशोर के पक्ष में जाती है कि उनकी जो सूची उम्मीदवारों की है उसमें कोई भी दागदार नाम नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं या अन्य पेशेवर हैं, कोई भी जो है अपराधी पृष्ठभूमि का व्यक्ति नहीं है। हालांकि उन पर आरोप बहुत गंभीर लगा है कि पैसे लेकर के उन्होंने टिकट बांटने का काम किया है। अब यह आरोप है क्योंकि इसको कोई प्रमाणित तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बातें चल रही हैं। एक और बात जो है और वो के खिलाफ जाती है कि उन्होंने घोषणा बहुत पहले कर रखी थी कि वो राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से अंतिम वक्त पर इनकार कर दिया। अब चाहे वो जो ही सफाई दें कि भाई मुझे पूरे देश में, पूरे प्रांत में प्रचार करना था, सभी उम्मीदवारों को देखना था, मैं अगर एक ही क्षेत्र में सिमट जाऊंगा तो पार्टी को नुकसान होगा, ये सारी बातें वो कह रहे हैं अपनी सफाई में कि क्यों उन्होंने राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। लेकिन संदेश यही जाता है कि वो डर गए, हार का डर उनको सताने लगा और 2-3 बार राघोपुर जाने के बाद शायद उनको ये लग गया होगा कि वहाँ तेजस्वी यादव को हराना आसान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। तो ये बात उनके खिलाफ जाती है। अब यह है कि बिहार में चूंकि नीतीश 20 साल से, लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक छोटा सा समय था जिसमें कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन लगातार वो बने हुए हैं, तो इसलिए जिसको कहा जाता है कि एक जो है उसमें जड़ता, इनर्शिया और थकान, फैटिग जो है आ गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि तवे पे रोटी को उलटते पलटते रहो, नहीं तो रोटी जल जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ता का भी परिवर्तन होते रहना चाहिए, नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है, सत्ता भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए परिवर्तन जो है बहुत जरूरी है। नीतीश के कार्यकाल में मैंने पहले ही कहा कि विकास के कुछ काम जरूर हुए, सड़क का काम, बिजली का काम निश्चित रूप से, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। आज भी बिहार से पलायन बहुत बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पे हो रहा है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए बिहार के बाहर जा रहे हैं, बिहार के मरीजों को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अगर दिल्ली के अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान में आप जा करके देखें तो जो भीड़ होती है उसमें लगभग आधी भीड़ बिहारियों की होती है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो खिलाफ में जाते हैं, क्योंकि 20 साल की सरकार है। जब कुछ राज्यों में एम्स के तर्ज पर हॉस्पिटल बनाए गए तो उसमें बिहार में ही बना। लखनऊ में PGI, चंडीगढ़ का PGI, ये सब तो राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल हो गए। बिहार में भी IGIMS बना, हालांकि उस समय नीतीश की सरकार नहीं थी, लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर संजय गांधी PGI लखनऊ और चंडीगढ़ का वो अच्छा हो सकता है, तो आखिर बिहार का अस्पताल क्यों नहीं हो सकता? ये सारे सवाल हैं जिस पर बहस होनी चाहिए। नीतीश के काम को लेकर के विकास पे थोड़ी चर्चा जरूर होती है, लेकिन जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है और ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। वैसे 1952 के चुनाव के बारे में लोग कहते हैं कि वो एक जाति विहीन चुनाव था। 1977 का चुनाव भी जाति विहीन चुनाव था, लेकिन बाकी चुनाव में जाति मुद्दा था। 1962 में ये एक नारा दिया गया था मधेपुरा में, वहां से भूपेंद्र नारायण मंडल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि पोप रोम का, मधेपुरा गोप का। और एक जातिवादी नारा है, आपको पता है कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून है 1950, उसके तहत जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा आदि के नाम पर वोट मांगना कदाचार है, उसके आधार पर आपका चुनाव रद्द हो सकता है। उन्होंने ललित नारायण मिश्र को हराया था और ललित नारायण मिश्र ने कोर्ट में इसको चुनौती दी और 2 साल के बाद भूपेंद्र नारायण मंडल का चुनाव रद्द हो गया था। यहाँ एक और भी दिलचस्प जानकारी दे दें कि चूंकि ललित नारायण मिश्र चुनाव हार गए थे, लेकिन वो संसद किसी भी तरह पहुंचना चाहते थे, तो उस समय रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य थे और उनका 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था। उन्होंने कवि दिनकर
को कहा कि अगर आप ये पद छोड़ देते हैं तो मैं राज्यसभा आ जाऊंगा, और उस समय वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए थे। तो आप तो कुलपति हैं ही और 6 ही महीने कार्यकाल बचा हुआ, अगर आप छोड़ देते हैं तो मैं राज्यसभा चला जाऊंगा और फिर मैं मंत्री भी बन जाऊंगा। तो दिनकर ने इस्तीफा दिया। तो 6 महीने के लिए जो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुना हुआ, उसमें ललित नारायण मिश्र को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला, वो राज्यसभा गए और गुलजारी लाल नंदन का विशेष उन पर जो था सो अनुग्रह था, उनकी कृपा थी और वो फिर डिप्टी मिनिस्टर भी बन गए थे। तो ये 1962 की बात है। लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जातिवाद के आधार पर जो चुनाव को चुनौती दी गई थी, उसके आधार पर चुनाव रद्द हुआ, लेकिन आज खुल्ला जाति का नाम लिया जाता है और कहीं कोई उसको चुनौती नहीं दी जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भले संविधान में, कानून में हम जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, तमाम चीज़ों को कह दे सकते हैं कि नहीं, इसके आधार पर चुनाव नहीं होगा, लेकिन आज सारी राजनीति जो जाति के नाम पर हो रही है। और जब तक जाति के दलदल से प्रदेश नहीं निकलेगा, तब तक कभी बिहार का उत्थान नहीं हो सकता है। ये भ्रष्टाचार, कदाचार के ऊपर जो है बहस न करके केवल जाति पे बहस करना जो है वो बुद्धों से भटकाने वाली बात है। जाति जनगणना पाना, ये तमाम तरह की बातें, तो जो कि जाति एक बहुत बड़ा कारक है, निर्णायक तत्व होता है, इसलिए जाति के आधार पर पार्टियों ने टिकट दिया है। राष्ट्रीय जनता दल की सूची पर हम देखें तो उन्होंने 20 मुसलमानों को दिया और जो आरक्षित सीटें हैं उसके बाद 104 सीटें उसके खाते में आती हैं। तो वहाँ उन्होंने 52 यादवों को टिकट दिया, लगभग 50% जो आरक्षित सीटें हैं और मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो सीटें थी उनमें 50% में यादवों को उन्होंने खड़ा किया है। और भारतीय जनता पार्टी तथा जनता दल यूनाइटेड ने यादवों और मुसलमानों को 2020 में जितनी सीटें दी गई थी उससे भी कम सीटें दी गई हैं। तो ये ऐसा है जिसकी अनदेखी कोई पार्टी नहीं कर सकती है। वैसे विकास को लेकर मैंने कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। अब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए, इससे खुशी है महिलाओं में, इस बात से खुश है कि सरकार ने उनको रुपये दिए हैं। महिलाएं इस बात से भी खुश है कि शराबबंदी बिहार में है और जो नीचे का तबका है दारू पी करके पत्नी को पीटता है, घर में हंगामा करता है, उसमें कमी आई। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि बिहार में ब्लैक में शराब खुल्ला बिक रही है। तो जो तकनीकी बैन है, इससे निचले तबके पे कुछ असर हुआ होगा, लेकिन जो ऊपरी तबका है उसको शराब मिल रही है। फर्क यही हो गया है कि जो शराब कुछ सस्ती मिल जाती थी उसके लिए ज़्यादा दाम देना पड़ता है। पुलिस की भी कमाई बढ़ गई है, क्योंकि जो पकड़े जाते हैं वो बचने के लिए पुलिस को जो है काफ़ी रिश्वत देते हैं। तो ये भी एक सच है। विकास की जहाँ तक बात है तो विकास भी मैंने बार बार कहा कि मुद्दा है। लालू प्रसाद तो मानते थे कि विकास से वोट मिलता ही नहीं और सार्वजनिक भाषणों में भी कहते थे कि बिजली आप कहते नहीं है, बिजली होगी तो आप क्या करेंगे, बिजली होगी तो आप टीवी देखेंगे, टीवी पे क्या देखेंगे, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। मैंने भी उसको देख करके खरीद लिया। उसमें तो टीवी में ऐसा फैन मारता है, लगता है जैसे ताड़ी में ही फैन निकल रहा हो। मैंने देखा उसमें तो कोई फैन था और मैंने कपड़े डाले तो कपड़े भी साफ नहीं हुआ। तो बिजली रहेगी तो आप टीवी देखिएगा, टीवी में नकली चीज़ों का प्रचार देखिएगा, तो आप क्यों टीवी देखना चाहते हैं। सड़क क्यों चाहिए, मैं तो चलता हूँ उड़न खटोले से, तुम चलते हो पैदल। सड़क तो जो है सो सामंतों को चाहिए जो कार से चलते हैं। तो उनके लिए बिजली और सड़क जैसी जो जीवन रेखा है वो भी गैर जरूरी उनको लगती थी। तो विकास उनके एजेंडे पे नहीं था। ये भी लगता था कि विकास से वोट नहीं मिलते हैं। चापाकल किसी गांव में लगाओगे तो किसी घर के पास होगा, वो खुश होगा, जिसका घर दूर होगा वो नाराज हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल नैरेटिव बदल गया था, लेकिन उसके बाद नैरेटिव ठीक हुआ है। लेकिन फिर भी जो है जाति भारी है, लेकिन विकास बिल्कुल ही जो है सो दरकिनार हो गया, ऐसा नहीं है। विकास तो मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा जो है सो ये जाति है। वामपंथी पार्टियों की भी भूमिका पर सवाल है, वो गठबंधन के साथ हैं। लेकिन एक उदाहरण से मैं इसको फिर खत्म करना चाहूँगा कि सीवान के चंद्रशेखर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी CPI-ML के नेता थे, उनकी हत्या की गई थी और सीधा आरोप लगा था तत्कालीन सांसद वहां के शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन पर। और आरोप लगाने वाला और कोई नहीं, चंद्रशेखर की मां थी। लेकिन आज शहाबुद्दीन के बेटे को वहां से टिकट दिया गया है। क्या CPI-ML का उसका प्रचार करेगी? और अगर प्रचार करती है तो चंद्रशेखर की आत्मा को क्या लगेगा? कम्युनिस्ट नहीं आत्मा और परमात्मा को मानते हैं। लेकिन आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर अगर ऐसा होता है तो क्या। और राष्ट्रीय जनता दल ने तो लगभग 2 साल पहले ही अपने अधिवेशन में नारा लगाया था कि शहाबुद्दीन अमर रहें। तो जिस आदमी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही अपराध कर रहा हो उसको भी अमर बनाने की बात की जा रही है। इस पर सवाल है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए हैं, वो आरोपित हैं।
भ्रष्टाचार के गंभीर पूरे परिवार पर है। इसका फायदा शायद भारतीय जनता पार्टी को मिले। प्रशांत किशोर किसका वोट काटते हैं, कहा जा रहा है वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट काट रहे हैं, तो इसका फायदा शायद राष्ट्रीय जनता दल को मिले। ये तमाम मुद्दे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि ये जो है किसके हाथ में सत्ता आती है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।